हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी के बारे में, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। दो टॉपिक्स होता है, दो क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। एक आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है वेक्टर से, ठीक है, किसी न किसी रूप में आपसे वेक्टर से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और एक आपका मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। वेक्टर तो आप समझ पा रहे हैं, वेक्टर यानी कि सदिश। अगर आपने 11th और 12th पढ़ा है तो आप वेक्टर को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 9th में भी आप वेक्टर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। और मोशन अंडर ग्रेविटी भी आपका 9th का ही टॉपिक है, जिसमें ग्रेविटी की वजह से जो मोशन होता है कैसे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये चीज ली है, छोड़ी, तो क्या हमने इसको फेंका या इस पे हमने कुछ भी किया। जैसे ये इसको हमने लिया था, इसको हम छोड़ेंगे जस्ट, ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। किसके वजह से? किसके वजह से? ग्रेविटी की वजह से आता है। तो ऐसा मोशन जो ग्रेविटी की वजह से आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। और जो हमारा वेक्टर यानी कि सदिश, सदिश यानी कि ऐसी चीजें जो दिशा के साथ होती हैं, दिशा के साथ, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ परिमाण तो उनका हो ही। जैसे कि बल होता है, ठीक है, तो बल जो है दिशा को भी लेकर के चलता है। जैसे जरूरी नहीं, जैसे हमें आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक लंबा सा कोई ब्लॉक रखा है, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, और उसको हमको उस तरफ गिराना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दो चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? एक ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको बल लगाना है, ठीक है, मतलब तेजी से बल लगाना है, यानी कि क्वांटिटी हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इतना हम बल लगाएंगे तभी ये गिरेगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी पड़ेगी? दूसरी चीज ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये बल हमको इधर से ही लगाना पड़ेगा, तभी वो आगे पलटेगा, ठीक है। आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि यहाँ पर ये लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये लकड़ी का बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है। इसको किधर की तरफ गिराना है? इधर की तरफ इसको गिराना है, ठीक है। और एक यहाँ से बंदा जो है ये अपना हाथ पैर लगा करके इसको पूरे फोर्स से गिराने की कोशिश कर रहा है। तो इस आदमी को, ठीक है, इसका जो भी नाम हो, मान लीजिए कि छंगू मंगू वगैरह, ठीक है, तो इसका जो भी नाम है ये क्या करेगा? इसको दो चीज ध्यान रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में। अपने दिमाग में इसको जो है दो बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? पहली बात इसको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसको बल लगाना है, फोर्स लगाना है, ठीक है, अच्छे अमाउंट में लगाना है, जिससे लकड़ी पलट जाए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लगाना, उसको क्वांटिटी भी उसको मेजर होनी चाहिए कि कितना हमको बल लगाना है। दूसरा इसको क्या ध्यान होना चाहिए? दूसरा इसको ध्यान होना चाहिए कि जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, ठीक है, तभी लकड़ी इधर की तरफ गिरेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सोच रहा हो लकड़ी उधर गिरानी हो और ठेल इधर से रहा हो, ठीक है, मतलब पुश इधर से कर रहा हो? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पुश इधर से कर रहा हो, मतलब इधर आके इधर से चल के इधर आ जाए, और पुश कर रहा हो सोच रहा हो कि इधर गिर जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि इसको दो बातें ध्यान रखनी पड़ रही है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। यानी कि जो हम बल लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। तो जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। क्लियर बात है? ठीक है। तो यही जो चीजें हमको पढ़नी है, दो बातें। कौन कौन सी बातें पढ़नी है इस चैप्टर में टोटल? काइनेमेटिक्स में गतिकी, मतलब जहां पर गति की बात आती है, इसमें हमको दो चीजें पढ़नी है। एक वेक्टर पढ़ना है जिसको हम लोग सदिश कहते हैं, और एक पढ़ना है मोशन अंडर ग्रेविटी। दोनों आपको टॉपिक क्लियर हो गया कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें बल, मतलब बल भी हो सकता है, कई चीजें हो सकती है सदिश में, जरूरी नहीं केवल बल ही, ठीक है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देखनी पड़े। एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं आपको। जैसे वेग होता है, वेग आप जानते हैं, वेलोसिटी जिसको कहते हैं। तो जो वेलोसिटी होती है उसको हम लिखते हैं जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, या फिर छोड़िए, ऐसे आप गाड़ी की रफ्तार देखते हैं ना कि 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आप देखते होंगे गाड़ियों में लिखा रहता है, ठीक है, उसका जो स्पीडोमीटर होता है चलता रहता है। तो 20 किलोमीटर पर आवर ये क्या है? इसकी वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन 20 किलोमीटर पर आवर क्या, किधर की तरफ, ये भी डिफाइन होता है,
ठीक है? अगर गाड़ी को आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, तो वो आगे की तरफ भागेगी उतनी स्पीड से। लेकिन अगर आप उसको रिवर्स में करेंगे, हम फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, ठीक है? दो पहिए में तो ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो फोर व्हीलर जैसे आप उसको बैक करेंगे, ठीक है? रिवर्स गियर लगाएँगे, तो इतनी ही रफ्तार से वो पीछे की तरफ आएगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो स्पीड है हमारी, उसका तो वो तो है ही, ठीक है? उसका मतलब है ही। साथ ही साथ उस डायरेक्शन का भी मतलब है कि किस डायरेक्शन में वो काम हो रहा है, ठीक है? आगे और पीछे कितना अंतर हो जा रहा है। तो जिसमें डायरेक्शन आए और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड रहे, उसका नाम है वेक्टर। सदिश, इसका नाम क्या होता है? सदिश। कहने का मतलब है कि दिशा के जो साथ होता है उसको हम लोग सदिश कहते हैं। क्लियर है? दिस मतलब दिशा, डायरेक्शन। तो दिशा भी जिसमें हो उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेक्टर कहेंगे। और मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हो उसको हम लोग गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। यानी कि जो ग्रेविटी के कारण होती है, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल बताया कि ये है मार्कर, हमने छोड़ा, ये चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? यहाँ पर था, ये चल के नीचे गिर गया, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से जब मोशन होता है, बॉल लिया, छोड़ दिया, कुएं में गिर गया, बॉल लिया, छत से छोड़ दिया, नीचे गिर गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी तो बहुत मजा आएगी इन दोनों टॉपिक में। ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर की। पहले हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे। देन हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की तरफ चलेंगे। और यहाँ पर हम आपको एक छोटा-सा एक ऐड बताना चाहेंगे, प्रचार जिसको आप लोग कहते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि 2025 की प्लेलिस्ट चली हुई है, ठीक है? हमने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में बताई है। उन दोनों प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, फिजिक्स और आपकी मैथ की, ठीक है? तो फिजिक्स में ये चैप्टर जो आपका काइनेमेटिक्स है, ठीक है? इसमें हमने इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ाया हुआ है, जिसमें सदिश और आपका ये गुरुत्वाधीन गति, ठीक है? इसमें दोनों को डिटेल में बताया है। यहाँ पर हम आपको केवल इसका एक ओवरव्यू देंगे, ठीक है? इतना ओवरव्यू देंगे, अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं भी देखते हैं तब पर भी क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप और अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, क्वेश्चन एकदम गलत नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, उसको भी थोड़ा सा 2x या फिर स्पीड करके अच्छे से देख लीजिएगा। कि मेरे कहने का मतलब है पहले उसको देखिएगा, फिर उसके बाद इसको देखिएगा, या फिर जैसे भी आपको मन करेगा, लेकिन दोनों को आपको देखना जरूर है, ठीक है? क्योंकि उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं, उसको भी करना है। और इधर जो 26 की प्लेलिस्ट चल रही है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, इसको भी करना, खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? चलिए आ जाइए टॉपिक पे। प्रचार आपका खत्म होता है, तो देखिए यहाँ पर तो माइक ऑन है ना? यहाँ पर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो हमारा ये टॉपिक है, अब ये टॉपिक हमारा ये वाला स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? ये वाला टॉपिक स्टार्ट है, अब इसको अभी बाद में, ठीक है? तो अब देखिए हमारा वेक्टर कहाँ से आया, सदिश कहाँ से आया। तो अगर थोड़ा सा इसके पीछे चले इतिहास में, तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिसको हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है? वो दो तरीके की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्या होती है? इसको हम लोग अदिश कहते हैं। जो दिशा के साथ नहीं होती है उसको हम लोग अदिश कहते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे जैसे आपका हो गया क्षेत्रफल, ठीक है? क्षेत्रफल हो गया, ठीक है? वजन हो गया, वेट हो गया, ठीक है? तो ये सब जो चीजें होती हैं आपका, ऐसा तो होता नहीं है, रुपया पैसा जो भी मतलब ऐसी क्वांटिटीज हो गई, ठीक, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं है। जैसे टाइम हो गया, है ना? समय आपका हो गया, तो समय में जरूरी नहीं है, जैसे हमने कहा 5 बज रहा है, तो ऐसा तो नहीं कहते कि उत्तर की तरफ 5 बज रहा है, उधर की तरफ 6 बज रहा है, ऐसा तो होता नहीं। उसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, उसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है कि इतना, है ना? इतना। जैसे 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, वो हम क्वांटिटी बस बोलते, बाकी और कुछ नहीं बोलते, ठीक? लेकिन जो हमारा सदिश होता है उसमें परिमाण के साथ-साथ दिशा भी आती है, जैसा कि हमने आपको एग्जांपल्स दिए, ठीक है? और सारे एग्जांपल्स और सारी चीजें 25 वाले प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझाइए, प्लीज इसको देख लीजिएगा। ये आपके केवल एक रिवीजन क्लास, ठीक है? क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं, ठीक? चलिए सर, तो आप अभी छोटे में समझ गए कि हम लोग स्केलर किसको कहेंगे, अदिश किसको कहेंगे, जिसमें परिमाण और दिशा लिखी। और वेक्टर जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं उसमें दिशा भी रहेगी और परिमाण भी रहेगा। मतलब बल तो लगाएंगे, लेकिन कहाँ लगाना है
इसका भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब जो क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, यानी कि सदिश राशियां कहते हैं, उनको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दर्शाते कैसे हैं? तो देखिए, अगर जैसे कोई भी क्वांटिटी लिखी है तो उसको या तो हम कह दे सदिश ए, ठीक है, यानी कि वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से कह दे, या फिर हम उसको इस तरीके से लिख दे और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए, ठीक है। वेक्टर ए जैसे हमने लिख दिया, ऐसे करके लिख दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर बी। हमने ऐसे करके लिखा तो इसको क्या पढ़ेंगे, वेक्टर सी। हमने ऐसे करके लिखा तो इसको क्या कहेंगे, वेक्टर एन। तो कहने का मतलब है कि जब इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि मैग्नीट्यूड तो आपको लेना भी है लेकिन सब्जी आपको डायरेक्शन भी लेनी है। तो क्या होता है हमारा, यही बन जाता है आपका सदिश। तो सदिश को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, आपको ऐसा दिख जाएगा। जहां भी ऐसा दिखा जाए आप समझ जाइए कि वो कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर है, सदिश है, यानी कि दिशा के साथ ही उसको लेना है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने इस टॉपिक तक समझा। अब इसके बाद जो दो मेन टॉपिक्स है जिसपे आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो आपका है रिजल्टेंट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स कह लीजिए, या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर कह लीजिए, और एक होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। वेक्टर के यही दो मेन टॉपिक है, ये और ये, ठीक है। तो एक एक की बात करते हैं, समझ पा रहे हैं, एक एक की बात करेंगे। इधर इरेज हो गया क्या कुछ? चलिए, इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा। ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे अलग-अलग फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, सब आपको समझाएँगे बहुत अच्छे तरीके से, आप समझ पाएँगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इश्यू नहीं आएगा, है ना? चलिए, तो देखिए, हम आपको एक छोटी-सी कहानी समझाते हैं, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है? सारे को मत देखिएगा, बस 3 एरो को देखिएगा। चलिए, इस डायग्राम को हम अलग से बनाते हैं। देखिए, एक पॉइंट है, क्या है? एक बिंदु है, एक बिंदु है, ठीक है? इस बिंदु से एक फोर्स लग रहा है, से हम किसी चीज को लगाते हैं तो एक पॉइंट पे ही तो लगाते होंगे फोर्स, एक पॉइंट पे लगा के से उसको पुश करते हैं, है ना? तो एक पॉइंट पर हम फोर्स यहाँ पर लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे हम तो सर हाथ लगा के करते हैं, तो हाथ तो लगा रहे हैं, जहां जहां आ रहा है उसको पॉइंट आप मान सकते हो, तो उसमें से एक पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये फोर्स हमने लगाए और फोर्स इस तरीके से लग रहा था, ठीक है। ये फोर्स इस तरीके से लग रहा था, बहुत अच्छी बात है। कितना फोर्स, अच्छा फोर्स की बात हम बार बार फोर्स क्यों कह रहे हैं, फोर्स इसलिए क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर आप फोर्स ले लीजिए या फिर आप वेलोसिटी ले लीजिए, ठीक है, स्पीड ले लीजिए, जो भी आपको लेना वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पर, तो कहने का मतलब है कि ऐसी चीज लीजिए जो एक सदिश राशि हो, बस, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया, फोर्स से ही आप समझिए, फोर्स को आप मानिए कि सदिश राशि, ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी हमने लिया। फोर्स से इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि फोर्स से आप समझ पाएंगे, क्योंकि आप हर समय कुछ ना कुछ बल लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको पुश किया, ठीक है, कितने का फोर्स लगाया, मान लीजिए कि हमने 5 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लगा दिया। कितने का लगा दिया, 5 न्यूटन का बल यहाँ पर हमने लगा दिया, उस पॉइंट से 5 न्यूटन का बल, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक हमारा दोस्त, अब दोस्त तो जानते हैं शरारती होते ही है, वो लगाना सबको इधर की तरफ ही फोर्स था, उसी पॉइंट से उधर की तरफ फोर्स, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। आप लगाएंगे उधर तो वो किधर और भी लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, आपको परेशान करने में लगे रहेंगे, है ना, आपके दोस्त, यही तो दोस्त होते हैं, है ना। तो वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा तिरछा फोर्स लगा रहा है, तो उसका जो फोर्स ऑफ लाइन जा रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा था, ठीक है। एक लगा रहा है कि ऐसे जाए आगे और उसको जगह नहीं मिली तो नीचे से ही लगा के से वो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये इधर से लगा रहा था, कितना मान लीजिए, 4 न्यूटन का ये लगा रहा था, ठीक है, क्लियर। एक कहानी के जिसे समझेंगे पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये 4 लगा रहा था, ये 5 लगा रहा था। अब हम बाहर बैठ के देख रहे थे,
मतलब 2 दोस्त थे, है ना? वो ऐसा काम कर रहे थे, हम बाहर बैठ के देख रहे थे। अब हमने अपनी गणित लगाई, सोचा-समझा कि ये 2 फ़ोर्स लग रहे हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो आप हमको सोच के बताइए, क्या वो चीज़ इधर की तरफ जाएगी या फिर इधर की तरफ जाएगी? किधर की तरफ जाएगी? इधर की तरफ जाएगी या फिर इधर की तरफ जाएगी? किधर की तरफ जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि हम इधर की तरफ लगा रहे हैं, तो केवल इधर की तरफ ही चली जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर, है ना? या फिर इधर की तरफ चली जाएगी, इसका कोई कुछ ना कुछ तो अलग होने वाला है, ठीक है? आपको हम एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझाते हैं। ये हमारे पास एक ईयरफ़ोन है, ठीक है? ईयरफ़ोन तो सभी लोग जानते होंगे, है ना? चलिए देखिए, एक एग्ज़ाम्पल से हम आपको समझाते हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक है? ये आपको ईयरफ़ोन दिख रहा है? चलिए इसको हम थोड़ा-सा अ, वो कर लेते हैं, इसको लपेट लेते हैं कुछ और अच्छे से आपको समझ आएगा, है ना? थोड़ा-सा समय दीजिएगा इसके लिए। हम आपको रिजल्टेंट फ़ोर्स समझा रहे हैं, इतना तो समय आप दे ही सकते हैं मेरे लिए, है ना? चलिए आज थोड़ा थ्योरी अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आगे के कॉन्सेप्ट आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो इसलिए इसको समझ लीजिए थोड़ा-सा, फिर उसके बाद बात तो करते रहेंगे हम लोग इन चीज़ों की, ठीक? 1 सेकंड, चलिए देखिए, ये जो है हमने अपना जुगाड़ तैयार कर लिया आपको समझाने के लिए। देखिएगा ध्यान से, ये देखिए, देख पा रहे हैं ये? अगर हम ऐसा एक डायग्राम बनाएँ, मान लीजिए अभी इस डायग्राम को थोड़ा-सा होल्ड पे कर दीजिएगा, ठीक है? अभी आगे हम समझेंगे उसको। तो एक डायग्राम हम यहाँ पर नीचे की तरफ बनाते हैं। एक फ़ोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फ़ोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ठीक? है ना? ये हमारा पॉइंट है जैसे कि इसमें है, जस्ट आप समझ लीजिए इसको हमने ऐसे घुमा दिया। इधर 5 न्यूटन का लग रहा है, इधर 4 न्यूटन का लग रहा है, ठीक है? जस्ट हमने उसको ऐसे इधर से मतलब डायग्राम ऐसे बना था, हमने डायग्राम को थोड़ा पलट दिया समझने के लिए, ठीक है? अब देखिएगा, ये दोनों धागे आप देखिए, दोनों फोर्सेस जो इसकी लाइनें हैं, है ना? दिख पा रही हैं? अब हम इन दोनों पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं देखिएगा, इस पे थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो इसका मेन पॉइंट है मतलब ये पूरा ये, ठीक है? ये कहाँ जा रहा था? इस इसके तरफ जा रहा था या इसके तरफ जा रहा था या फिर कहीं और जा रहा था? फिर से देखिएगा, ठीक है? इस पॉइंट को देखिएगा जहाँ पर ये दोनों मिक्स हैं, ठीक है? जुड़े हुए हैं, देखिएगा। पहले हम इस पे लाइन पे रख लिए दोनों अच्छे से, फिर उसके बाद हम इस पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स मतलब खींचते हैं उसको, देखिए इस पर ज़्यादा लगा रहे हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जब हम फोर्स लगा रहे थे, तो हमने ये पाया कि ये जो इसका पॉइंट था वो ना इधर जा कर के ना इधर, वो इधर की कुछ पाथ को फॉलो कर रहा था। बात समझ पा रहे हैं? तो जो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, कहने का मतलब है, तो वही उसका रिजल्टेंट होता है, परिणामी होता है। क्या होता है? परिणामी होता है। यानी कि उन दोनों जो दोनों हमारे फोर्सेस हैं, उनका परिणामी बल उसको बोलते हैं, उसका रिजल्टेंट बोलते हैं। मतलब इन दोनों का मिक्स होकर के ये लाइन हमारी बन रही है। मतलब जब हम दोनों फोर्सेस लगा रहे हैं, तो उसके उन दोनों को मिक्सअप जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, वो इधर की तरफ आ रहा है। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इधर की तरफ जा रहा है। समझ पा रहे? तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से इन दोनों चीजों को ढकेलेंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे, तो ये चीज ना इधर की तरफ जाएगी ना इधर की तरफ जाएगी, ये पॉइंट कुछ इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज बता सकते हैं कि हमने इस लाइन को बड़ा क्यों रखा? यहाँ पर भी बड़ा ही रखा था,
क्यों ऐसा किया? यहाँ पर भी बड़ा ही रखा है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये जो लाइन होती है, लाइन की लेंथ, ये मैग्नीट्यूड को बताती है, ठीक है? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसकी लाइन को हमको ज्यादा बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है? खैर आपको इसमें लिखा रहेगा एग्जाम में, डायग्राम वगैरह में, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि जितनी लंबी लाइन उतना मतलब अगर हम 5 न्यूटन को इससे दर्शा रहे हैं तो 10 न्यूटन को इससे दर्शाना पड़ेगा, ठीक है? कम से कम कुछ तो बड़ी उससे रखनी पड़ेगी, ठीक? तो अब ये दो फोर्सेस हैं, चार है, एक 5 है, एक 4 है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो ज्यादा आएगा, ठीक है? भाई 5 से कुछ ना कुछ तो बड़ा रहेगा, 4 से कुछ ना कुछ तो बड़ा रहेगा, तो वो लाइन बड़ी होगी, ठीक है? तो आपने ये समझा कि जब हम दो फोर्स लगा रहे थे तो ना इधर जाके ऑब्जेक्ट ना उधर जाके एक दूसरे पाथ को फॉलो करता है, उसी को हम लोग उसका परिणामी बल कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। लेकिन जब ये चीज देखी गई तो भाई अब जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो लोग तो बहुत दिमाग लगाते हैं, है ना कुछ करने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए, है ना? उन्होंने ही तो बहुत कुछ किया है, भगवान है धरती के वही लोग बचाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये तो हमने देखा कि यार ये बीच से होती हुई जा रही है, लेकिन इसका हम कैसे वैल्यू कैसे निकालें, है ना? फिर 5 इधर लगाया, 4 इधर लगाया, इसकी वैल्यू तो मेरे को पता है क्योंकि हम लगा रहे हैं, तो वैल्यू हमने निकाल दिया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना उस पे लगेगा बल, है ना? 5-5 लगाने पे कितना लगेगा, क्या होगा? तब उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया। अब ये फॉर्मूला आ गया कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जो भी उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे, बहुत सारी चीजों को देखा होगा, फिर जाके उन्होंने देन ये एक प्यारा सा फॉर्मूला दिया। कहा कि अगर तुमको किसी भी दो फोर्सेस, ठीक है, क्या है, दो फोर्सेस हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना हो, परिणामी निकालना हो, तो उसके लिए उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए अंडर रूट लगाओ, है ना? पहले बल का स्क्वायर करो। पहले बल का मतलब जैसे मान लीजिए कब हमको इसका निकालना है, ठीक है? तो पहला बल यहाँ पर आप कोई भी मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए 4, ठीक है? चलिए फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो अंडर रूट लगा लीजिए, है ना? पहला बल का स्क्वायर कीजिए यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कीजिए, b का स्क्वायर कीजिए यानी कि दूसरे का कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, प्लस कीजिए, यहाँ पर लाइए 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 a की जगह आएगा 4, b की जगह आएगा 5 और cos की जगह आएगा cos और थीटा की जगह क्या आएगा फिर? अब ये थीटा कैसी नई बला है भाई, ठीक है? थीटा कैसी नई बला है? तो देखिए जो हम लोग अपने में जब बात करते हैं तो हम दिशा की बात करते हैं कि इस दिशा में उस दिशा में, लेकिन मैथ दिशा को ऐसे नहीं कहता ये दिशा वो दिशा, मैथ दिशा को कहता है, बात करता है, लेकिन एंगल के फॉर्म में, है ना? जैसे कहना ना कि उस दिशा में निशाना लगाना है, तो वो इन सब नहीं दिखेगा कि पूरब पश्चिम, ये नहीं, एंगल, 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 है ना? वो एंगल से काम करेगा अपने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना? ऐसे वो एंगल को देखता है। तो एंगल कह लीजिए यानी कि कोण या फिर दिशा, दोनों एक ही चीज है, वो मैथ के फॉर्म में है, वो हमारे जर्नल टर्म में है, ठीक है? तो यहाँ पर मान लीजिए कि कितने का एंगल हम बना दे, चलिए 60 डिग्री का बना देते हैं। और हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये किस चीज का एंगल है, जो ये थीटा होता है ये क्या होता है? तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल और है, एक ये है और एक ये है ना? तो आपको ये ए और बी का देखना है, इस किनारे टू किनारे, ठीक है? जो फोर्सेस ले रहे हैं उसी का बीच का एंगल, ठीक? चलिए तो एंगल डाल दीजिए 60 का, हम्म अब इसको सॉल्व किया जाए, तब हमको पता चलेगा कि जो बल लग रहा है कितना पावरफुल है ना? तो यहाँ से ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25 और ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए cos 60 की वैल्यू होती है 1/√,
1/2 चलिए यही सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1/2 से 2 से 2 कट जाएगा 4 पंचे 20। तो अब जोड़िए सबको 25 और ये तो 45 हो जाएगा। 45 5 इसको दे दीजिए 50 60 61 है ना। तो यहाँ से आपका आएगा अंडर रूट 61। ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई नॉर्मल वैल्यू होती तो सॉल्व हो जाती। तो इतना मान लीजिए कि इतना न्यूटन। ठीक है। अब अगर आप इसको एक जर्नल तरीके सॉल्व करेंगे तो अगर मान लीजिए इसको आप 64 मान लीजिए तो 8 अठाई 64 यानी कि 8 का अंडर रूट होता है। तो यहाँ से ये अगर हम इसको जर्नल मान ले एक, ठीक है, राउंड ऑफ करके तो ये लगभग आपका 8 तो नहीं आ पाएगा लेकिन 7.8 ये सब आ जाएगा। ठीक है, इतना न्यूटन। तो इतना न्यूटन लगभग लगभग आएगा। तो कहने का मतलब 5 इधर ये लगा रहा था 4 उधर लगा रहा था। तो जो इस दोनों का मेन काम का जो फोर्स लगेगा उस पॉइंट पर, ठीक है, जो सही सही एक्ट करेगा वो कितने का करेगा 7.8 का करेगा। कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा लेकिन कुछ नुकसान भी हुआ है। कहीं 4 लगाए या 5 लगाए, लगभग लगभग इन दोनों का जुड़ करके 9 होना चाहिए लेकिन 8 के ही अंदर में रह गया। ठीक है, तो कुछ नुकसान भी हो। कैसे फायदा होगा अभी बात करेंगे आगे। ठीक, तो इतना आपको समझ आया कि नहीं आया पहले बताइए। फिर से एक बार छोटा सा रिवीजन। एक ये फोर्स था, एक ये मतलब ये सॉरी, एक ये फोर्स था, एक ये फोर्स था। हमने सोचा कि यार ये तो फोर्स लग रहा है, इनका बीच का कैसे रिजल्टेंट निकाले। मेन फोर्स कितना निकलेगा, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा करके ये लिखा, ये निकल करके आ गया मेरा, है ना। अब हमको पता तो चल गया कि ये जो बीच वाला फोर्स लगेगा, ये 7.8 के करीब होगा, है ना, या फिर 9 जो भी आएगा। बस हमने राउंड ऑफ में लिखा है। वैल्यूज आप मत, अगर आपको वैल्यू करना है तो हम आपको कैलकुलेटर से निकाल के भी बता देते हैं, क्योंकि आप लोग देखिए ये क्या, इस तरीके का आपको कैलकुलेटर जब इंजीनियरिंग करने लगेंगे ना तो आपको मिलेगा। और खास बात ये है ना कि आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल अपने कॉलेज में भी कर सकते हैं, एग्जाम में भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का यही तो फायदा है कि आप उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, खुद कैलकुलेटर आपके हाथ में दे दीजिए, करो जितना करना हो, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी आपकी हालत हो जाएगी इंजीनियरिंग करने के बाद। कोई बात नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट मेरे को लगाना है तो अंडर रूट किधर से लगता है भाई। चलिए ये लग गया अंडर रूट और 61। ठीक, हमने इक्वल किया। वो देखिए कितना आ रहा है 7.81। हमने लगभग लगभग सही लिखा था, 81 है ना। तो इतना तो यार हो ही जाता है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद आ जाता है कितना होगा। तो ये 81 है ना। तो इतना आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमको पता चल गया कि इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन अभी तक ये एकदम क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने डायरेक्शन पे होगा। कितनी डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इससे कितना दूर होगा, इससे कितना दूर होगा, कहाँ पर होगा एग्जैक्ट मालूम नहीं है। क्योंकि इसको हटा दो, क्योंकि अभी तक हमने केवल एक चीज निकाली है। वेक्टर में दो चीज होती है। अभी तक हमने केवल इसकी मैग्नीट्यूड को निकाला है कि कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो नहीं निकाला। कैसी डायरेक्शन, थोड़ा सा समझिए। देखिए ये 5 न्यूटन का था, ये आपका 4 न्यूटन का था। ठीक है, हमने कहा कि इसका रिजल्टेंट इसके बीच में ही आएगा और कभी भी रिजल्टेंट इसके बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आ रहा है तो जानिए गलत है, उसके बीच में ही आएगा। तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, लेकिन क्या हम श्योर है कि रिजल्टेंट इधर की तरफ होगा, मतलब ये आप जस्ट देखिए इस डायग्राम को, या फिर हम श्योर हैं कि अगर इधर 5 न्यूटन था, इधर हमारा सॉरी 4 किधर था भाई, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। ये मान लीजिए 4 न्यूटन था, न्यूटन था, तो या इधर जाएगा या फिर इधर रहेगा या बीच में किधर रहेगा मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रही है। कैसे पता चलेगा, जब ये एंगल निकलेगा, ये इससे एंगल निकलेगा और ये एंगल निकलेगा, कौन कितना दूरी पर है, या फिर ये एंगल छोटा है ये बड़ा है। जब ये दोनों एंगल निकलेंगे तब इसकी इक्वेरेट जगह पता होगी कि वो यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा या फिर कहाँ रहेगा, क्योंकि उसके बीच में कहीं भी आ सकता है। अभी हमें केवल 7.8 पता है, इतना पता है कि बनेगा जो भी 7.8, लेकिन नीचे की तरफ की बीच की तरफ एकदम बीच की एकदम किनारे कहाँ रहेगा हमको आइडिया नहीं है।
तो उसके लिए क्या हुआ, अब उसके लिए भी वैज्ञानिक लोग, जो साइंटिस्ट लोग हैं भैया, दिमाग लगाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा अच्छा बबुआ, तुमको समस्या हो रही है कहाँ लगाना है, तो मुझको बताओ ना थोड़ा भोजपुरिया में कि अ, हम लगा देंगे फार्मूला तुरंत ही। तो यहाँ से उन्होंने फार्मूला लगा दिया, tan अल्फा। अब ये अल्फा बीटा बस हमने अपने अपने काम के लिए लगाया, वहां पर कोई भी एंगल हो सकता है। तो आइए लेट्स दिस डायग्राम आपको देखना है। तो इसमें ये डायग्राम में देखेंगे तो क्या है, एक आपको वेक्टर दिखाया गया है ए और एक वेक्टर बी। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इनके बीच में आ रहा है यहाँ पर, ठीक, जैसे उसमें आ रहा था 7.81। तो अब इसमें इससे कितना दूरी पर रहेगा, मतलब एंगल पे रहेगा, और इससे कितना एंगल पे रहेगा, ये हमने बना दिया है कि इसका बीटा और इसका अल्फा। क्वालिटी ठीक कर लीजिएगा तभी आपको दिखेगा, बड़ी स्क्रीन पर कर लीजिएगा। टीवी भी घर में हो तो उसमें लगा दिया करिए, लैपटॉप वैपटॉप हो तो ठीक है, अच्छे से दिखेगा। चलिए, तो यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर अल्फा है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर हमको मिल जाती है तो हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को बना सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर हमको एक भी मिलती है तब भी बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ये टोटल पता है कितना, ये टोटल कितना था भाई, थीटा, टोटल हमको पता था थीटा। तो अगर हमको एक भी मिल जाता है, ये अगर अल्फा मिल गया तब भी ये वाला निकाल देंगे, है ना, अल्फा मिल गया तब भी ये बाकी का बचा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन कम से कम एक तो मिले, तो कैसे हम निकालेंगे, तो इसके लिए दो फॉर्मूले बनाए गए, एक tan अल्फा और एक tan बीटा। तो बीटा को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, अल्फा को हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए सर, तो कैसे निकालेंगे हम अल्फा को, तो देखिए जैसे अल्फा हमको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये है। अब इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे कि ये अल्फा के लिए है, तो अल्फा के लिए है, और अल्फा रिजल्टेंट और किसके साथ बना है, रिजल्टेंट और ए के साथ। देखिए अल्फा को अगर आप देखेंगे तो यहीं पर तो अल्फा है, तो अल्फा का दोनों कोना देखिए ना भोजपुरिया में, यहाँ पर और यहाँ पर टच है ना बबुआ, यहाँ पर टच है। तो ये रिजल्टेंट है, इसको तो देखना ही है, उसके साथ साथ रिजल्टेंट और ए के साथ टच है। तो अल्फा किसके साथ टच है, ए के साथ। तो जिसके साथ टच होता है उसको बाहर रख दीजिए, जिसके साथ टच होता है उसको बाहर रख दीजिए, और बाकी जिसके साथ टच नहीं है, यानी कि बी, ए और बी दो है, तो एक आपको पता चल गया, तो जो टच नहीं है उसको यहाँ यहाँ रख दीजिए। और क्योंकि ये tan है तो tan में कैसा बनता है, साइन और कॉस। साइन और कॉस याद करने के लिए बस ये बता रहे हैं आप, इसमें मैथ मत लगाइएगा, नहीं तो फिर आपको कॉन्सेप्ट दूसरा गलत सीख पाएंगे आप, है ना। बस याद करने के लिए कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है, और यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी है, बी और बी, बी बी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ए, ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर अल्फा था तो ए, क्योंकि अल्फा ए के साथ बना है बी, ठीक है। वही चीज देखिए, बीटा किसके साथ बना है, बी के साथ, तो बीटा के साथ क्या आएगा, बी। अब चलिए एग्जाम्पल, आइए तुरंत एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर था 4 न्यूटन, यहाँ पर था 5 न्यूटन, ठीक है। इसका रिजल्टेंट बना कुछ इधर 7.81 न्यूटन, है ना। तो अगर ये टोटल कितना था, 60 था, तो अगर हम जैसे कहते हैं कि इधर से ये आपका कितना होता है भाई, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि इधर से ये 25 होता है, 25 डिग्री, और इधर से ये आपका होता है, इधर से आपका ये होता है 35 डिग्री, तो टोटल 60 हो रहा है ना, ठीक है, टोटल आपका 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आ, ये हम एक जर्नल टर्म में लिखे कि ये 35 है। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये निकालना है, या फिर हम इसको एक वैल्यू ही दे दे, जैसे मान लीजिए कि ये एंगल x और ये एंगल y आपको दोनों निकालना है। तो अगर आपको x निकालना है तो x कैसे निकालेंगे, ऐसे सीधे लिखेंगे tan x इक्वल, जैसे यहाँ पर लिख रहे थे ना tan अल्फा इक्वल, तो ऐसे लिखे x निकालना है तो tan x इक्वल में क्या, इक्वल में क्या, फॉर्मूला याद कीजिए, ये x किसके साथ बना है, 4 के साथ बना है, तो तुरंत यहाँ पर चुपके से 4 लिख दीजिए। इसके बाद हमने कहा कि 4 के साथ बना ही था तो 4 हमने लिख दिया। लेकिन जो आप साइन और कॉस लिखेंगे उसमें आप मत लाइएगा,
ये आपने लिख दिया। अब दूसरा वाला लाइएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 5 साइन थीटा, क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा ना ये पूरा टोटल। थीटा आपका ये यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा। थीटा ये वाला है, ये आपका छोटा सा एक्स है और ये छोटा सा वाई है। तो यहाँ पर एक्स और इधर प्लस करके 5 कॉस थीटा। बात को समझ पाए कि नहीं? हमारे कहने का मतलब बस इतना है बबुआ कि ये जो x है उस x के x किसके साथ है, सटा हुआ 4 के साथ है, तो यहाँ पर आपको 4 रखना है। ठीक है, 5 यहाँ यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ सटा है वो रख दीजिए, बाकी का जो बचे, क्योंकि 5 ही तो बच रहा है, बस 2 है तो 1 रख दिया तो 1 ही तो बचेगा यार। तो 5 यहाँ रख दीजिए, साइन यहाँ लगा दीजिए, कॉस यहाँ लगा दीजिए, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, आपको y निकालना था तो y के लिए क्या कीजिए, आप tan लिखिए सीधे से, y लगाइए। आगे आपको करना है तो y किसके साथ जुड़ा है, 5 के साथ, 5 यहाँ लगा दीजिए। अब हो गया, फिर बचेगा कौन, 5 के बाद 4 ही तो बचेगा, तो लगाइए 4 और लगाइए साइन थीटा और यहाँ पर प्लस 4 कॉस थीटा। अब यहाँ पर प्लस मत भूलिएगा बस। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। आपको थोड़ा याद करने का हमने तरीका बता दिया बस। ठीक, तो अब यहाँ से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का डायरेक्शन भी निकालते हैं। ठीक, तो चलिए यहीं से डायरेक्शन हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको पता करना है, मान लीजिए कि हमने इसका नाम ही रख दिया। ये हमारा कितना था टोटल, ये हमारा टोटल 60 था ना, 60। अब हमको ये छोटू सा निकालना है और ये निकालना है। ठीक है, हमको पता करना है। इसका नाम हमने रख दिया x और इसका नाम हमने रख दिया y। तो अब हमको पहले ये वाला एंगल चाहिए, फिर ये वाला चाहिए, और दोनों का योग 60 आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं आता है नहीं आता। तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा, x किसके साथ बन रहा है, 4 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा 5, ऊपर क्या होता था साइन, कैसे याद रखेंगे, क्योंकि tan का होता है साइन कॉस, तो ऊपर साइन रहेगा। तो साइन और थीटा, थीटा कितना था 60, बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसके बाद क्या था भाई, इसके बाद हमारे देखिए ये फॉर्मूला। तो अब ये 4 था तो यहाँ पर बनेगा आपका 5, कितना बनेगा 5 बनेगा। ठीक, अब 5 क्या आएगा cos 60। ठीक है, cos 60, तो sin 60 और नीचे cos 60। उसी तरीके से आपका आएगा tan y निकालने का। तो tan y निकालना, y किसके साथ है 5 न्यूटन वाले के साथ, तो 5 को रखिए प्लस लगाइए, ऊपर क्या है 4 sin 60 और यहाँ पर 4 cos 60, सॉरी cos 60। ठीक, तो ये आपका इसको जब आप रखेंगे वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज पता चल जाएगी। x की वैल्यू तुरंत नहीं निकलेगी, निकाल के ही दिखा दे आप लोगों को, है ना। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम चलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके, कैलकुलेटर बस इसलिए कि आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इधर भी कई सारी चीजें आएंगी। हम्म, तो इसमें जल्दी काम हो जाता है कैलकुलेटर में, तो आपको ये सब यूज नहीं करना है। वैसे तो हम भूल भी गए हैं क्या भाई, कैसे इसको यूज करते हैं, साइन कहाँ से लगाते हैं, साइन दिख नहीं रहा मेरे को, दिख गया। ठीक है, 5 साइन 60, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 cos 60 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू जो आ रही है, इस टोटल की बात कर रहे हैं, ये मतलब tan x। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारे पास में 0.66। ठीक है, इस तरीके से करके आ रही है 666। ठीक, इतना आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू tan x की आ रही है, ये हमको क्या चाहिए, x चाहिए। तो x कैसे निकलेगा भाई, इससे x आपका कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि x को अकेला कर दीजिए और tan को उधर। इतना कठिन क्वेश्चन आपका नहीं आएगा कि ऐसी वैल्यू दे दे के निकल ही नहीं, आप उसके लिए परेशान मत होइए, बस हम आपको कॉन्सेप्ट अभी सिखा रहे हैं। अभी कैसे करना है क्वेश्चन, बड़े छोटे सब सिखाएंगे, बस समझिएगा। ठीक है, बस आपको इतना दिखाना चाह रहे हैं कि इन दोनों का प्लस करेंगे जब x और y का, तो 60 के बराबर लगभग आपका आएगा।
तो x जब निकालेंगे तो tan को इधर की तरफ भेजेंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा और 0.666 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, tan इनवर्स इसकी वैल्यू निकालनी है, तब हमको पता चलेगा कि x कितना डिग्री आता है। ठीक है, तो चलिए tan इनवर्स कैसे निकाला जाए, सिर्फ tan इनवर्स लग गया। ठीक है, 0.666, ठीक है, इस तरीके से वैल्यू मेरे पास में है। तो ये देखिए जो x की वैल्यू आ रही है निकल करके, ये हम आपको दिखाना भी चाहेंगे अगर आपको दिख रहा होगा तो, ये आपका आ रहा है 33.66, ये क्या आएगा, डिग्री। मतलब कि इधर से 33 डिग्री, उधर से 33 डिग्री। ठीक है, हमने एक बार अभी कुछ देर पहले 35 कहा था। ठीक है, 35 और 25 तो लगभग मान लीजिए कि ये आ रहा है, तो ये 33 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब उसी तरीके से इसका निकालते हैं। तो इसका पहले ये वैल्यू तो निकाले तब तो चलिए क्या लिखते हैं, 4, उसके सॉरी ब्रैकेट 4 साइन 60 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 5 प्लस 4 कॉस 60 ब्रैकेट क्लोज इक्वल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है बराबर में, यानी कि tan y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.49, है ना। अब 0.49 आपको तो क्या चाहिए, आपको चाहिए y। ठीक है, तो y के लिए इस tan को इधर की तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 0.49। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम आपको निकाल के बताते हैं, है ना। तो देखिए हमने किया tan इनवर्स और यहाँ पर हमने निकाला 0.49, सॉरी गलत हो गया, डिलीट 49। ठीक, तो 0.49 इसकी वैल्यू आपकी आ रही है इक्वल में 26.10 डिग्री। ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, इन दोनों को अब ऐड ऑन करना है। चलिए ऐड कीजिए, तो इधर और इधर ऐड करेंगे तो 6 और इसको ऐड करेंगे तो 7 और 7 हो गया ना, 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 और 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, है ना। तो ये लगभग कितना आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है, 60 के करीब आ रहा है। अब ये 60 क्यों नहीं आया, आप सोच रहे होंगे थोड़ा सा कम क्यों रह गया, क्योंकि यहाँ पर और ये जो 6 है ना, इसके आगे भी कुछ वैल्यूज आ रही थी, उसको हमने कंसीडर नहीं किया, इसीलिए थोड़ा वैल्यू कम आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका टोटल एक्यूरेट आ जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ पाए कि नहीं बात को, जो हमने आपको कहानी समझाई कि दो फोर्सेस हैं। ठीक है, दो आदमी लगा रहे थे कि इधर एक इधर, तो रिजल्टेंट उसका बीच में लग रहा था, जो हमने आपको अभी ईयरफोन से समझाया। फिर रिजल्टेंट आ रहा था, तो रिजल्टेंट निकालने का हमने फॉर्मूला बताया आपको, रिजल्टेंट निकाल करके भी दिखाया कि 7.81 आ रहा था। लेकिन ये अभी तक नहीं पता चल पा रहा था कि ये इधर लगेगा कि इधर लगेगा कि इधर लगेगा, रहेगा तो इन दोनों के बीच में ही, लेकिन ये कंफर्म नहीं कि यहाँ रहेगा कि यहाँ की इधर इधर, पता नहीं है। एंगल निकलेगा तभी पता चलेगा। तो एंगल निकालने के लिए हमने आपको दोनों तरीका बताया, एंगल आपको कैसे निकालना है, निकाल करके भी दिखाया, दोनों एंगल को जोड़ा, आपने देखा कि वो टोटल एंगल 60 था, तो टोटल के बराबर भी आपका ये आ रहा है। ठीक है, अब आप इतना समझ पाए होंगे कि रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन लेते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, फिर हम आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझाते हैं। और इस पे अभी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको तो करेंगे ही। ठीक है, यहाँ नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन करेंगे। ठीक, चलिए तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे समझते हैं, है ना। चलिए सर, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो फोर्सेस हैं। ठीक, क्वेश्चन मेरे पास है, खुद से इस तरीके से लिख रहा है ना, बस आपको समझाने के लिए, कि एक फोर्स है 3 न्यूटन का और एक फोर्स है 2 न्यूटन का। ठीक है, दोनों के बीच जो एंगल है, दोनों के बीच जो एंगल है वो कितने का है, 45 डिग्री का है, या फिर 60 ले। ठीक है, सिंपल रहेगा थोड़ा सा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, बीच का कोण, ठीक है,
कितना है बीच का कोण? 60 डिग्री है। किसके बीच का कोण? इन दोनों सदिशों के, इन दोनों वेक्टर के, ठीक है, 3 न्यूटन और 2 न्यूटन इतना है। तब इनका रिजल्टेंट, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा, और इनकी आपको डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक है। ये हमने छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दिया मान लीजिए। तो अब कैसे इसको करेंगे? देखिए, जितने अच्छे से आप इस बेसिक को समझ लेंगे, अभी बहुत एडवांस क्वेश्चन आएंगे, घुमा देगा। एक रिजल्टेंट दिया रहेगा, एक आपको फोर्स दिया रहेगा, बताएगा दूसरा बताओ, ये बताओ, बताओ। तो तरह तरह से घुमाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, अभी 25 वाले में भी आए थे, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान से पढ़िएगा, ठीक। मतलब कि 25 के एंट्रेंस एग्जाम में आए थे, चाहे पॉलिटेक्निक का हो आप, चाहे आईआरटी के हो, ठीक है। ये कुछ मत सोचिएगा कि कहाँ आएगा का नहीं, सब में आता है। देखिए, तो अब हमको निकालना है, तो अब तो आप भी निकाल सकते हैं, बच्चा बच्चा उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? चलिए थोड़ा सा रफ्तार लाते हैं अपने काम में। ये हमने लगाया, अंडर रूट लगाया, अंडर रूट ऐसे लगता है, अंडर रूट लगाया, पहला है हमारा ये, दूसरा, तो पहले का स्क्वायर यानी कि 3 का 9, दूसरे का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, और 2ab है ना, 2ab। तो 2 हमने लिखा, इंटू 3 लिखा, इंटू 2 लिखा, और इंटू क्या लिखा, कॉस 60 लिखा, है ना। चलिए सॉल्व कीजिए। कॉस 60, क्योंकि एंगल 60 था, और एंगल किसके बीच का? इन दोनों के बीच का ही एंगल आपको लेना है, ठीक। इसे बहुत ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान। तो 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 का 1/2, है ना, 1/2 होता है। तो 2 से 2 निपट गया बाबा। यहाँ पर क्या बचा? 9 + 4 और 3 दूनी 6, ठीक है, 6 4 10 और 10 19, 19 आ गया, बस बात खत्म है। तो आर का वैल्यू क्या आ गया? √19 न्यूटन, ठीक है। और ये बार बार ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जा रहे हैं, हमको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत मजबूरी में पड़ जा रही है। तो ये 19 की वैल्यू आएगी आपकी 4.35। तो यहाँ से आपकी आ रही है 4.35 न्यूटन, ठीक है। ये इतना वैल्यू आ रही है आपके पास में। तो कहने का मतलब है कि आप देख पा रहे हैं, दो फोर्सेस लगा रहे हैं 60 के एंगल पर, तो आपका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। ये 3 हाथ हो, 2 था, इधर बढ़ गया, है ना। चलिए, तो ये तो हमने निकाल लिया रिजल्टेंट। निकाल पाएंगे आप रिजल्टेंट? चलिए अब हम निकालते हैं एंगल। एंगल निकालते हैं। तो एंगल के लिए एक बार आप डायग्राम जरूर बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए, एक यहाँ पर है, ऐसा है, एक यहाँ पर है। तो यहाँ पर 3 है, 3 न्यूटन, यहाँ पर है 2 न्यूटन। यहाँ पर है 2 न्यूटन। तो एक इसका रिजल्टेंट इस तरीके से लग रहा था, क्योंकि कितना आया था? 4.3 कुछ करके आया था ना। अब ये डायग्राम दूसरा, बस इतना देखिए डायग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर ये टोटल एंगल तो हमको पता है कितना, भाई ये टोटल एंगल 60 है, लेकिन हमको ये एंगल और ये एंगल चाहिए दोनों। तो इसको हम मान लेंगे, चलिए बीटा मान लेंगे, और इसको हम मान लेंगे अल्फा, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो अब बीटा हमको निकालना है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan बीटा, ठीक है, सिंपल सा tan बीटा। अब tan बीटा बराबर क्या होगा? हमने कहा सीधी लाइन खींच दीजिए, उसके नीचे तुरंत लिखिए जिसके साथ बीटा हो। बीटा किसके साथ है? 3 न्यूटन के साथ। तो 3 लिख के प्लस, ठीक है। अब आपको साइन और कॉस लिखना है। तो 3 आपने लिख दिया, बचा कौन सा? 2। तो लिखा 2, फिर लिखा साइन, प्लस नहीं मल्टीप्लाई में है। एंगल कितना था? 60। फिर यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर कॉस 60। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद आपका अगला आएगा tan अल्फा। तो tan अल्फा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप, माइक तो ऑफ नहीं हो रहा भाई, फोन तो नहीं ऑफ हो रहा है, एक सेकंड। ठीक है, चलिए शायद कैमरे की आपका जो है बैटरी बहुत स्लो हो गई है, तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगली क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, बड़ी क्लास भी हो चुकी है। तो आप यहाँ तक समझ लिए, समय देकर किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं ना। तो देखिए, यहाँ पर क्या बता रहे थे आपको हम? हाँ, तो ये अल्फा का निकालना है, तो अल्फा 2 न्यूटन के साथ है, तो 2 प्लस, तो बचेगा कौन सा? 3। तो 3 के साथ साइन 60, और यहाँ पर 3 कॉस 60। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे दोनों को, तो इनमें वैल्यू आपकी अल्फा और बीटा की आ जाएगी, तो एंगल भी आप निकाल पाएंगे।